बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। बजट का आम मौका है जी, और हुक्मरान इत्तेहाद है ना, इसमें दरार पड़ना शुरू हुई है। कम अज़ कम इम्पैक्ट ये ज़रूर आ रहा है, क्योंकि वफाक में नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है, और बजट में एतमाद पर ना लेने पर वो नाराज़ हो गई है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार भी कर रही है। ना नून लीग की सीनियर क़यादत पीपल्स पार्टी को बनाने में कोशिश है, और आज बाकायदा तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की सदर जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई है। अब देखना यह है कि वो इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि रावलपिंडी की, क्योंकि वफाक के बाद कल पंजाब असम्बली के बजट सेशन में भी पीपल्स पार्टी ने इलामती शिरकत की, यानी सिर्फ चंद अफराद सेशन में मौजूद थे। जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली से कैसे बजट पास करवाएगी? क्या पीपल्स पार्टी इतनी सख्त हो सकती है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA की बढ़ती हुई कुर्बतों को नून लीग ने थोड़ा थोड़ा महसूस भी किया और संजीदगी से लेना भी शुरू किया है, और इन कुर्बतों में दरार डालने के लिए वो मुतहरिक भी हो गई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात की है। ये देखना है कि एक ही वज़ीर आज़म है और उसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला है, दोनों अलग अलग मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, या कहीं से गारंटीज़ और कहीं से वारंटीज़ रिक्वायर्ड है, कहीं से यकीन दहानी तो रिक्वायर्ड नहीं। इन तमाम मुलाकात की टाइमिंग्स भी बहुत आम है। हुकूमत को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद शुरू कर दी तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी थी और लचक का मुजाहरा करते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई थी, और इसका एतराफ़ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी किया। और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी एक जगह पर गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, मुस्बत जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला है। मगर आज बानी PTI ने जेल में साफियों से गुफ्तगू की जो मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई जिनकी क़यादत में मुज़ाकरात होने थे, उनका कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मकसद आइन की बालादस्ती है। वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब लीगी सेनेटर है इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 वाला जो मौक़िफ़ है बरकरार है तो फिर उनसे बात नहीं होगी। पहले दोनों स्टेक होल्डर्स कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट 2024-25 पेश किया गया, जिसे माहिरीन और अपोजिशन की जमातों की जानिब से अवाम दोस्त नहीं बल्कि IMF दोस्त बजट करार दिया गया है, क्योंकि इस बजट में हुकूमत ने सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला है और टैक्स का हदफ भी पहले से ज़्यादा रखा गया है। हुकूमत नए और मुआशी अहदाफ कैसे हासिल करेगी, और जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का मौजूद ज़ेर बहस है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में अदलिया इस्टेब्लिशमेंट जारी है जो महाज आई है, और बानी PTI के केसेस हैं, इस पर भी हमने बात करी। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो जी। प्रोग्राम के पहले से मैं काशिफ अनवर साहब, बिलाल अकबर खान साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब नून लीग से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जी, और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले बिलाल अकबर खान साहब आपसे ही कर लें। एक तो आप पहले ये बता दें, एक तो आप लोगों का आमतौर पर तासुर ये कि आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। आप ये तो ज़रूर कंपेन करें कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख का टैक्स फ्री बजट पंजाब ने दिया, लेकिन मैं मरकज़ को भी अगर साथ रखूँ, ऊपर से आप अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये बजट कैसे पास कराएंगे आप? बहुत शुक्रिया मुझे बात करने का मौका देने के लिए। बिल्कुल बात ऐसे ही है जी कि मैं तो समझता हूँ कि वफाक के अंदर जो उन्होंने अभी टैक्सेशन ऐड की है वो बहालत मजबूरी की है। हम एक IMF के प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, उस IMF की कुछ शराइत हैं जो कि हमने पूरी करनी है, उनकी कुछ पेमेंट्स हैं जो कि हमने रिटर्न करनी होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो अपनी टैक्स कलेक्शन करें उसको बेहतर करें, लेकिन तनख्वाहदार तबके के ऊपर वाकई टैक्स का असर आ रहा है, लेकिन साथ तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पिछली हुकूमत में एक दफ़ा हुआ था कि जी तनख्वाह बढ़ाए बगैर टैक्स लगाए गए थे, वो नहीं हुआ। लेकिन मजबूरी की कुछ चीज़ें हैं कि IMF के साथ हमें चलना पड़ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम IMF की शराइत को पूरा करके मुल्क को थोड़ा सा इस्तेकाम दिला के कोशिश करें कि IMF से अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब का तो वाकई तारीखी बजट आया कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। उसके बावजूद 630 अरब का हमने सरप्लस भी कमिट किया है, वो भी हमारे पास है। उसके अलावा हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो तालीम का हो, ज़राअत का हो, चाहे वो आपाशी का हो, चाहे वो मेरा महकमा हो ट्रांसपोर्ट का, या कोई भी महकमा हो, सबके जो हैं टारगेट्स वो बड़े हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है
कि ये जो हमारे पास एक्सटेंडेड टारगेट्स आए हैं बजट के अंदर, इनको यूज़ करते हुए आवाम की भलाई के लिए काम कर सकें। देखें, अभी जो एक इन्फ्लेशन का डाउन फ्लो आना शुरू हुआ है थोड़ा सा, उसका इफेक्ट आपको नज़र आना शुरू हुआ है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो मार्केट में मिल रही हैं वो थोड़ी सस्ती होनी शुरू हुई हैं, और उसके साथ ही रोटी भी सस्ती हो रही है। बाकी चीज़ों पे भी हम कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा सर, अब आप रोटी पे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फोकस है, हालांकि चीनी और घी इसके अलावा भी है, और बहुत सी चीज़ें, बिजली के बिल भी हैं और गैस के बिल भी हैं। जब IMF के सामने सरेंडर ही करना है, चले ओके समझ आ गई, और आप कह रहे हैं कि पंजाब का बजट बड़ा ज़बरदस्त है, तो अगर इतना ही ज़बरदस्त था तो पीपल्स पार्टी को भी लूप में ले लेते। नहीं, यहाँ पे असल में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई सियासी तौर पे कोई मसला बना है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी लेफ्ट आउट फील कर रही है। ठीक है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है, कि क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट और सारा हम लोगों ने तो कोशिश की है कि सबको हम इंक्लूसिव रख के चलें, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब से ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो वफाक में आ रहा है। तो उसका भी कोई ना कोई, जिस तरह आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब भी गए हैं, उसके वज़ीर दाखिला साहब भी गए हैं, आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद मौलाना साहब से मुलाकातें भी हुई हैं। तो कोशिश तो यही चल रही है कि हम सारों को ऑन बोर्ड करें। अगर कोई कहीं पे कोई गफलत हुई है तो उस गफलत की तलाफी भी होनी चाहिए जी। कोशिश कर रहे हैं जी हम। ठीक है। असद मुर्तज़ा साहब, ये तो बात तय है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये बात भी तय है कि सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बगैर ये बजट मंजूर हो जाए, और ये भी तय है कि पीपल्स पार्टी ये होने भी नहीं देगी कि बजट मंजूर ना हो, क्योंकि ये पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी ना। आपको क्या लगता है, तनाव की वजह क्या सिर्फ बजट है, कि वो जो बार बार एक स्पेस मांगी जा रही है पंजाब में, वो स्पेस की एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है, वो वजह? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल करके वो तमाम तर अपने मैनिफेस्टो से भी हटके, अपने नजरियात से भी हटके ये किया कि इस मुल्क को बंद गली की तरफ ना ले जाया जाए। और जब एक जमात जो अक्सरीती जमात थी, अगर वो हुकूमत नहीं बना रही तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ये बनाए, और पीपल्स पार्टी बिना कोई कबीना का हिस्सा बने उनका साथ देगी, और हमने वो दिया। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि उनको इस मशावरती अमल में शामिल न किया जाए। बजट जैसा अहम डॉक्यूमेंट जिसपे हमने अपने मैनिफेस्टो पे भी बात करनी है, जिसमें हमने अपना जो हमारे तो आम आदमी वोटर है, गरीब आदमी वोटर है, काश्तकार वोटर है, मजदूर वोटर है, हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पे हमारे को मेल ऑनर जो है वो हमारे सपोर्टर्स और वोटर। शाह जी, ये पर्टिकुलर मरकज के लिए कह रहे हैं, पंजाब के लिए कह रहे हैं आप? देखिए, पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी, मरकज भी में भी सेम पोजीशन है, पंजाब में भी सेम पोजीशन है। हमने गुजारिश की, बार बार की कि आप जब भी आपकी बजट की तैयारी का मराइल जो है उसमें आप हमारी मशावरत से करें। हम चाहते हैं कि 25% तनख्वाहें बढ़ें जो वहाँ पे बढ़ रही हैं। आप 25 की बजाय 15% तनख्वाहें बढ़ाते हैं, 17% जनरल सेल्स टैक्स से वो छूट भी खत्म कर देते हैं। आप टैक्स लगाते हैं, बिल्कुल लगने चाहिए टैक्स, लेकिन आप इतना तो देखें कि यार हमारा टैक्स नेट कितना है, हम उसको इंक्रीज क्यों नहीं करते। हम रोज नए टैक्स लगाई जाए, नए टैक्स लगा के एक अजीब सी फिजा कायम हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। हमने कहा कि पंजाब के अंदर गंदम ना खरीद के पंजाब हुकूमत ने काश्तकार का कत्ल किया है, काश्तकार को मार के रख दिया है। अब उस पर कोई आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि कौन जिम्मेदारान है गंदम इंपोर्ट करने वाले, कौन लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि आपकी गंदम का बर्दाश्त का टाइम है और आप बाहर से गंदम मंगा रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी बम्पर क्रॉप आ रही है, सबको पता है कि गंदम। शादी, ये तो बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को ये स्टांस क्यों नहीं समझ आ रहा? वो तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, कहते पंजाब की हमें एक पॉलिटिकल स्पेस रिक्वायर्ड है, यानी हमें एक सर्टन, वो पॉलिटिकल स्पेस किस किस्म की है? ये तो समझ में आ गई, तनख्वाह का भी मसला है, गंदम का भी मसला है, इंक्वायरी स्टैंड नहीं हुई, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई ना। देखिए इसमें अगर आप शामिल कर देते डेफिमेशन लॉ तो मैं ज्यादा खुश हो जाता। सर, अगर मैं बात पूरी कर लेता, खत्म कर देता, तो फिर आप जरूर गिला करते। अच्छा शाह जी, अच्छा अब तो मैं अगर डेफेमेशन बिल पे बात करूं तो आपने कहना है मैंने याद करवाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें भी आप काफी स्पूकी है, कोई शक नहीं इसमें। सर, ये हमारे बुनियादी मसाइल है। फिर यही बिल जिसका आपने जिक्र किया,
इसके लिए हमने बार बार कहा कि यार इसको आप स्टेक होल्डर्स को बुला लें, आप बिठा लें उनको, उनकी अमेंडमेंट्स ले लें, जो उनकी काबिल अमल अमेंडमेंट्स हो। ये बिल अगर 2 दिन बाद पास हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक, लेकिन उस पर भी कोई जवाब तक नहीं मिला। और फिर यहाँ तक कि जब गवर्नर बाहर गए उसको साइन कर दिया गया, और फिर तवातर के साथ कहा जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी जो है जी वो तो हमारे हर चीज में ऑन बोर्ड है, हमारे साथ है। भाई है। हम आपका क्रेडिट भी लेंगे, आपका डिस्क्रेडिट भी लेंगे, हम आपके साथी हैं, आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन आप हमें उस मशावरती अमल में तो शामिल करें। समझ गया, उस मशावरती अमल में ही शामिल नहीं है। मैं जरा शौकत साहब को भी शामिल कर लूं सर। ये हमारी मीटिंग हुई है सर, मैं अपने मुशावरती अमल में शौकत बसरा साहब को भी शामिल कर रहा हूं। शौकत बसरा बड़ा प्रिंसिपल स्टांस दिया शाह जी ने। वो कह रहे हैं बुनियादी चीजें हमारी डेफिमेशन लॉ है, उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया, धोखा किया बकायदा हमारे से। इसके अलावा गंदम की कीमतें जो गंदम इंपोर्ट की गई उस पर कोई इंक्वायरी स्टैंड नहीं की, तनख्वाहें हम 25% चाह रहे थे। तो सर आप ये लोग तो बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म की अपोजिशन पर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। सलमान भाई, ये सब टोपी ड्रामा है, ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। ये आपको पता है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इतना नुकसान तो शायद हमें इसराइल या बदतरीन हमारा दुश्मन मुल्क भारत ने नहीं पहुंचाया, जितना हमें पाकिस्तान में आमरों ने और इन 3 पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम ने पहुंचाया है। ये सब आपको बात बताऊं, इन लोगों का किया धरा है। ये कि कौन सी पहली बारी है, 5वीं छठी बारी ले रहे हैं। अगर ये इतने अच्छे होते तो मियां नवाज शरीफ, जिसको बड़ा हार श्रृंगार करके लाया गया था कि हमारा सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट है और लंदन में प्लान करके लाया गया, क्या मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाता? क्या मरियम भी इलेक्शन हार जाती? ये तो सारे वो लोग हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है। अब जिनके ये नुमाइंदे हैं, वो IMF ने इनको मुसल्लत किया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया हो, इन्होंने जो IMF ने इनको बजट दिया है वो मरकज ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, सवाल ही सुने। ओ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। ये आपको देखे ना, आपको याद नहीं है कि हम पेट फाड़ देंगे, हम गले में डाल के पता नहीं घसीटेंगे। मैं अगर मुझे याद है जरदारी साहब की, अगर आप मैंने शरीफों को माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। सर ऐसा तो आपने भी बड़ा कुछ कहा है, मौलाना साहब से मुतालिक क्या क्या बात नहीं बोली, आज एक पूरी कमेटी बना दी है। अब ना करें ना करें। ये पता है क्यों? ये आपको याद है कि जब 2 पार्टी सिस्टम होता था, ये एक दूसरे को ऐसे लोगों को चक्कर चलाने के लिए सारा कुछ करते रहते थे। अब इनको एक डर इकट्ठा रखता है, वो डर है इनको इमरान खान का। कोई लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा, क्योंकि इनका मसला एक है। इनकी लड़ाई पता है किस बात पे होती है कि भाई जिस तरह वो डाकू जब डाका डालते हैं तो जो माले गनीमत लूटा होता है तो उसमें लड़ाई पड़ जाती है कि यार ये मेरा हिस्सा था या मेरा हिस्सा था। इनकी लड़ाई तो इस बात पे है कि जी 85 अरब का डाका पड़ा है, ये गंदम वाला, वो जो वज़ीर आज़म काकड़ कह रहे थे कि सुने कि जी इनका लड़ाई इस बात पे है कि जी मेरा माले गनीमत किधर है। इनकी लड़ाई इस बात पे है कि पंजाब में ये अकेले ही माल को लूटते जा रहे हैं, लूटो और फुटो हो रहा है, जो गिलानी साहब कह रहे हैं हमें स्पेस नहीं मिल रही। ठीक है, तो इनका मामला कि हमें वजारत फलां चाहिए। सर हमसे मुज़ाकरात की बात करें ना, अचकज़ई साहब को कमेटी का सरबराह बना दिया, उनको तमाम इख्तियारात दे दिए आपने, और अचकज़ई साहब कहते हैं मैं जरदारी साहब से भी बात करूंगा, मैं नवाज शरीफ साहब से भी बात करूंगा। इमरान खान साहब से बात करते हुए कुछ और कह रहे हैं। सर तुसी तो क्लियर हो जाओ कम अज कम। अच्छा, एक पहले मैं ये बजट के मुताबिक बात करके, बहुत अहम सवाल है ये बजट जो है, मैं इसको मुल्क दुश्मन बजट समझता हूँ। ठीक है, इसके बजट के पेश होने के बाद मुल्क में अफरा तफरी होगी, मुल्क में सियासी इंतशार होगा, गुर्बत और महंगाई और बढ़ेगी। आपका किसान जिसको पहले ये नून लीग ने मार दिया है, मैं उनकी गंदम नहीं खरीदी जो शौकत बसर साहब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे एक सवाल किया है, करने मुज़ाकरात नहीं करने आप लोगों ने? अच्छा मुज़ाकरात, हाँ जी, मुज़ाकरात का सवाल, जी। अच्छा सुने, मुज़ाकरात हमारे, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, हमारे 2 मुतालबात हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ठीक है, और असीरान की रिहाई, ठीक है, इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। और दूसरा
हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें? ये तो बेचारे सिलेक्टेड अच्छा सही साहब को क्यों खड़ा कर दिया आप लोगों ने फिर? पपेट्स हैं। अच्छा मैं जरा हसन मुर्तजा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। जी शाह जी बताएं आप। सुने जो महमूद अजीज सही साहब है वो हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, ठीक है। वो अपनी कैपेसिटी में चाहते हैं कि इनसे मुदाखलत ठीक है वो करें, ठीक है ओके शौकत साहब आ गई बात आपकी। पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा वो अपनी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपने मैंडेट की वापसी ओके। और सीरा की रिहाई। ठीक है कोई मुज़ाकरात जी जी हसन मुर्तजा साहब आप जरा रिस्पॉन्ड कर दे। मुझे माइक दिया है जी असद साहब दुख बड़ा है ना, गम बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, उन्हें बोलने में क्या हो गया? सर गुजारिश ये है आप जो भी सवाल कर ले, बसरा भाई है अपना, जी कोई इशू नहीं है। बसरा चोर के फॉर्म 45 वाला भाई है हमारी सर आंखों पे। मैंने इसकी एक चीज देखी है भाई, ये जिस जमात के साथ होता है ना जाती बात ना करें, पॉलिसी बात क्लियर करें। होता है। जाती बात आपकी कौन सी जमात है जिसकी ना पंजाब में कोई सीट है, ना केपी में है, ना बलूचिस्तान में है? आने देना शौकत भाई, आने देना प्लीज। मुझे हसन मुर्तजा साहब को रिस्पॉन्ड लेना प्लीज। जी हसन भाई आप बात मुकम्मल करें। शौकत भाई आपने बिल्कुल ही बोला। सर गुजारिश सिंध की पार्टी है, सिंध की पार्टी, और ये बातें ऐसे करते हैं हसन शौकत बसरा साहब सबसे अहम पार्टी इस वक्त ये है, अगर पाकिस्तान का बजट पास कराना है आप इसको कह रहे हैं अंदरून सिंध की पार्टी है। सदर मुमलिकत इनका है, सेनेट का चेयरमैन इनका है, डिप्टी स्पीकर इनका है, आप कह रहे हैं आम पार्टी है। सर इंदा कोई कसूर है जी, उन्हें मर्जी वाला है, मैं उनकी। अच्छा अब मैं प्रोग्राम गुजारिश ये है जी सलमान भाई, गुजारिश ये है, ये हमें कह रहे हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। जी जी ओ भाई यही डेफिमेशन बिल, यही कदगने, यही सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डकैती ये आपने भी की थी, इन्होंने भी की थी, और उस टाइम ये नाकाम हुए। अब नून लीग ने भी की है। ठीक है, कह रहे हैं हम चट्टे पट्टे हैं, और जो एक ही तरह के कवानीन ला रहे हैं कि लोग बोल ना सके, लोग बात ना कर सके। सबसे ज्यादा जो साफी अगवा हुए हैं वो इनके दौर में हुए हैं। ठीक है, लिसनिंग पर्सन सबसे ज्यादा अच्छा साफी इनके दौर हसन में भाई हुए हैं। मैंने ना इस टॉपिक पे आना है प्रोग्राम के अगले हिस्से में ना, मेरे पास दूसरे मेहमान है ना काशिफ अनवर साहब। अब आपने सवाल किया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दो ये बता दे कि मुज़ाकरात, आपने अचकजई साहब जैसे एक बुजुर्ग सियासतदान को क्या ये मजाक बनाया हुआ है कि उसे कहते हैं कि आप जाके मुज़ाकरात करो, और इधर टॉक शोज में बैठ के आप कहते हैं कि हमने जी मुज़ाकरात करने ही नहीं है। हमने कौन से मुज़ाकरात करने हैं भाई? आपने हमेशा जो है वो थूक के चाटा है। आपने मुज़ाकरात भी करने हैं, आपने बात भी करनी है, और ये आज के प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं कि आपने मुज़ाकरात के लिए भागना है लोगों के पीछे, और आपसे किसी ने मुज़ाकरात करने नहीं है। ठीक है, जहां तक आपके मैंडेट चोरी का है, आपका अगर चोरी हुआ है उसके लिए ट्रिब्यूनल मौजूद है। ठीक है, उसमें जाके देखें तो सही कि कितने % लोगों ने जाके तो उजरदारियां की हैं। आपको वहीं से रिलीफ मिलना है, किसी टॉक शो से आपको रिलीफ नहीं मिलना। अच्छा ठीक है सर। असर मुर्तजा साहब मैं आता हूँ दोबारा। काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, हम इंतजार करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने वक्त दिया। काशिफ साहब बात बजट की हो रही है, सही टेक्निकल बंदे आप हैं, हम तनख्वाहदारों का जो तकलीफ है उनकी हज़ियत है वो तो सामने लेके आए। आप मुझे बताएं मरकज़ के हवाले से, और ये जो पंजाब हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट बना दिया गया, क्या ताजिर बरादरी इससे मुतमईन है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब का जो बजट है वो टैक्स फ्री है, लेकिन बात यह है कि टैक्सेस हमेशा फेडरेशन में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है। वहाँ पर हर चीज़ पे एग्जेम्पशंस को ख़त्म कर दिया गया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है उसको आपने जो एग्जेम्पशन थी 1% की, आप उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए हैं। हर चीज़ पे सैलरीड क्लास पे आप देख लें, वहाँ पर भी हमने ठीक है, हमने नहीं टैक्स के रेट्स को बढ़ाया, लेकिन अपने स्लैब्स में चेंज किया। स्लैब्स में चेंज की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। तो मैं नहीं समझता कि जो ये बजट है, जितने टैक्सेस लगाए गए हैं उससे इन्फ्लेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बिल्कुल इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा। हत्ता कि जो आप अगर शॉर्पनर, पेंसिल, जो आपके हॉस्पिटल्स में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन पर भी सेल्स टैक्स लग गया। तो ये कैसे हो सकता है कि वो चीज़ें जो डेली कंजम्पशन में हैं, अद्वियात हैं, उन पे अगर
चले आप रिड्यूस सेल्स टैक्स भी लगा दें 10%, 18% नहीं भी तो लगाते। आवाम दोस्त बजट तो ना हुआ ना सर ये पता नहीं, मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि आवाम दोस्त बजट है। बेगा बिजनेस कम्युनिटी आप बताएं, क्योंकि अब तो सारा वो कह रहे हैं कि आप लोगों से ही लेना है सारे का सारा टैक्स। बिल्कुल ये बात ठीक है कि सारे का सारा जो है टैक्स जो है और जो हमने रेवेन्यू पूरा करना है वो बिजनेस कम्युनिटी से करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकदामात लग रहे हैं इस गवर्नमेंट के टैक्स रेट में लाने के लिए? देखिए एक पहली बात तो ये है कि ये बजट प्रेजेंट हुआ है, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड। दूसरी बात ये है ये एक्सेप्ट किस फॉर्म में होगा, अभी इसमें बहुत से चेंजेस आने हैं। तीसरी बात हमने रेवेन्यू के मैयर्स तो बताए हैं। चौथी बात कि हमें एक्सपेंडिचर्स को कम करने का भी तो कोई काम करना है ना। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमने फलां जगहों पर टैक्सेस को बढ़ा देना है, रेवेन्यूज़ को बढ़ा देना है। क्या हमने कोई आईपीपीस के साथ दोबारा रीनेगोशिएशन करनी है? हमने उसके टैक्स को कम करना है, वहाँ पर कोई रेट्स को कमी करनी है? हमने एग्रीकल्चर पे क्या टैक्स लगाना है कि हम सोच रहे हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है? हमने क्या जो हम सब्सिडीज़ देते हैं कुछ सेक्टर्स को, अगर देखें अगर आपने प्राइसेस को बढ़ाया है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सब पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि फिर वो जो टैक्सेस बढ़े हैं वो अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। वो फिर एग्जाम्पशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए, फ्री यूनिट्स किसी को नहीं मिलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की तरफ को देख ही नहीं रहा। सरकारी मुलाजमिन की 15, 20, 25 अल्लाह करे इससे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जितनी महंगाई है तो मेरे ख्याल में 100% भी बढ़े तो नहीं पूरी होने वाली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे कोई अथॉरिटी रन हो रही कोई हो सकती है? शायद ये बात अभी तो वर्किंग्स आ जाएंगी कि जो इंक्रीज भी आया है उसके बावजूद जो टेक होम होगा वो पिछले साल से कम हो जाएगा, वो पिछले साल से कम हो जाएगा। तो वो देखें अब उसमें जितना इंक्रीज दिया है वो दैट इज एक्चुअली अ डिक्रीज। अब वो हमने वो चूंकि टारगेट को पूरा करना है। अब देखें ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम टैक्स बेस को बढ़ाएं, हम अपने जो डाटा हमारे पास है देखें इस तरह से ना टैक्स बेस बढ़ेगा, ना इस तरह से हमारे रेवेन्यू के कलेक्शन के टारगेट्स पूरे होंगे। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में चाह रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो डाउट इन इट कि आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है, लोकल इन्वेस्टर इस वक्त सर ये अहम सवाल है, मैंने करना है और प्रोग्राम के अगले हिस्से में ही मैंने ये सवाल करना चाहिए क्योंकि मेरा वो थोड़ा पॉलिटिकल था और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में रही उसके ऊपर था। लेकिन काशिफ साहब आपकी मौजूदगी में मैंने ये सवाल करना है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को तो इधर बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तशदगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक। एक और अहम तरीन मामला जिसे कतन नज़र नहीं झुराई जा सकती, अदलिया। जी हाँ, अदलिया में मुबैना मुदाखलत का मामला है। अब आला अदालतों के बाद ये लोअर कोर्ट्स तक बात पहुँच चुकी है और अब सबूतों के साथ बात आगे जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में महाजराई चल रही है और इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जो कि चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाएंगे, सदर के पास चलेगी ये सुप्रीम, उनका आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अदलिया के ऊपर दबाव है। ये मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं। वो कहते हैं और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम भी होगा। अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं और 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी से दरेग नहीं करना। हमें खतरे आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास और कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस, जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मुझे खुशी इस बात की है, मैंने 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इकदाम से खौफजदा नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद, चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, मेरी उनसे फ़ोन से भी बात है तो उन्होंने कहा किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की इस गुफ्तगू के बाद कम से कम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, उनके दौर में बाकायदा तौर पर मुदाखलत हो रही है अदलिया में। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लापता अफराद केस की समाअत हुई और समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ISI, MI, IB, CTD, FIA पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। क्या खुफिया इदारों की कमेटी ने कोई वर्किंग की है?
असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे मिसिंग पर्सन वाले इस केस में, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जो मिसिंग है उन्होंने भी ईद करनी है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का यह भी कहना था कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वो महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है। होंगे जरूर उनमें दहशतगर्द भी, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मजीद कहना था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उन्हें नहीं मालूम कि ऐसे इकदाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है। अदालत ने भी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया है। हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं बढ़े हैं। बहुत मानी खेज स्टेटमेंट थी जजेस की जानिब से जो सख्त बातें की जा रही हैं। इस पर हम बात करते हैं बिलाल अकबर खान साहब, वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब, ये हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, ये तो तय हो गया कि लोअर कोर्ट्स तक बात पहुंच गई है और अदलिया इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आवाज़ भी अब बुलंद कर रही है, ख़त भी पहुँच चुके हैं। आपकी हुकूमत खामोश है। आपको तो जुडिशरी के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस एटीसी के जज के साथ खड़ा होना चाहिए था, लाहौर हाई कोर्ट के जज के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने एक बार एक स्टेटमेंट, एक जुमला, एक लफ्ज तक नहीं बोला। नहीं जी, हम चूंकि एज अ गवर्नमेंट वी आर विद देम, इसमें ऐसी बात कोई नहीं है, इसमें कोई जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है। अदलिया को उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, जजों को फैसला करने का आज़ादी राय है। और दूसरी बात है, उनका तो काम ही ये है कि उन्होंने इंसाफ करना है और उसके अंदर उनको आज़ादी नहीं होगी तो इंसाफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जस्टिस हाई कोर्ट साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो बात की और जो जज साहब ने कहा कि जी मुझे उन्होंने जान की धमकी भी दी है, तो बाकी वाकई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ऐसे मामला है तो बड़े, ये तो ख़तरनाक बात है। और बिलाल भाई नाराज नहीं होइएगा, लोगों की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई ना वजारत इत्तलात की तरफ से, सीएम की तरफ से। आमतौर पर अगर ये पीटीआई को रिलीफ वाले मामलात ना होते तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है, चाहे पंजाब से चाहे मरकज से। इस बार नून लीग उस तरह खड़ी नजर नहीं आ रही, ये कहना चाह रहा हूं। मेरे प्रोग्राम में तो मैं आपसे सवाल कर दिया, आप इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कमजोरी है आप लोगों की है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मामलात वाकई अगर प्रेस रिलीज नहीं आई तो वाकई ये बात बड़ी ज्यादती वाली है और प्रेस रिलीज करनी भी चाहिए थी। और हमें तो साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अदलिया और हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो आगे मामला चलेंगे। लेकिन वाकई ये आपने बात अच्छी पॉइंट आउट की है कि अभी तक मजम्मत नहीं आई है हमारी तरफ से। अच्छा बिलाल अकबर साहब, वैसे ये मानना पड़ेगा पंजाब की काबीना में ये जो जवान क़यादत है जिसमें आप भी शामिल हैं, दीगर में, ये फौरन गलती तस्लीम करते हैं। उन बुजुर्गों की तरह नहीं है कि बात के ऊपर अड़े रहें। थैंक यू वेरी मच जी बिलाल अकबर साहब, सुनने वालों को भी अच्छा लगा कि गलती जहां है वहां तस्लीम की जाए। हसन मुर्तज़ा साहब, आप बताएं, अदलिया में मुदाखलत और ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का जो तनाव है, ये है तो खतरनाक, इसे कैसे डील करना चाहिए? यकीनन जी, ये जैसे बिलाल साहब ने कहा, ये बिल्कुल मदाखलत भी नहीं होनी चाहिए और अदलिया आज़ाद भी होनी चाहिए। अदलिया आज़ाद होगी तो मुआशरे में एक ये जो यकीनी की सूरत हाल है उससे हम निकलने में हमें मदद मिलेगी। और अदलिया का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुआशरे जो है वो जुल्म के साथ तो जिंदा रह सकते हैं, नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और हम सारों को ये देखना चाहिए कि ना इन्हें धमकियां दें, ना हमले करें, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। यकीनन इसमें तो किसी भी, मैं समझता हूँ, पुरअमन शहरी की ये ख्वाहिश। आप समझते नहीं है बींगा इत्तेहादी, बेशक साइलेंट इत्तेहादी सही, कि शहबाज शरीफ साहब को इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इसके कि सारा मामला अदलिया के अंदर है। पंजाब हुकूमत को इस सिलसिले में कोई वाज़े पैगाम देना चाहिए, सदर पाकिस्तान को इस सिलसिले में कोई वाज़े पैगाम देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ का मामला है सर, ये तो ख़तरनाक हो रही है चीज़ें। यकीनन जी, इस पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनको बिल्कुल करना चाहिए। इस पे उनको अपना बयान क्या, उनकी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए और ये बड़ा पहले हो जाना चाहिए था। ये तो ठीक है सर, हमारी निशानदेही पे तो मेरा नहीं ख्याल के वो करें भी या होना चाहिए। नहीं, हद हो गई है। हसन मुर्तज़ा साहब, आप बड़े तगड़े आदमी हैं, आपकी निशानदेही बहुत जरूरी है। एक पुरस्कार खामोशी तो है। कह रहे हैं कि हमारी निशानदेही पे नहीं, उन्हें खुद से ये नोटिस लेना चाहिए था। तो ये कह रहा हूँ जी मैं। ठीक है जी। शौकत बसरा साहब, आप बताएं, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की ये महाजराई स्पेशली इस माहौल पे, और पीपल्स पार्टी भी इस गलती का एहसास कर रही है, नून लीग भी इस गलती का एहसास कर रही है कि हाँ हमें कहना चाहिए था। खैर चले, ये भी बड़ी बात है। आप समझते हैं अदलिया आज़ाद हो रही है? सलमान भाई,
शहबाज शरीफ ने तो कहा था अभी एक हफ्ता पहले कि हमारी अदलिया में काली भेड़ें हैं। जी जी। और ये दानियार और तलाल ये कौन है, ये किन के नुमाइंदे हैं जिन्होंने कहा, और वाडा कौन है जिन्होंने कहा जजेस की पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे, इनको निशाने इबरत बना देंगे। ये तो मुस्लिम लीग नून का और इन जमातों का पुराना वतीरा है। सुप्रीम कोर्ट पर किसने हमला किया था? इन्हीं की जमात ने हमला किया था। और दूसरी बात, सर ट्रोलिंग तो आप भी कोई कम नहीं करते ना सर? जी ट्रोलिंग तो आप भी कोई कम नहीं करते ना? पीटीआई का सोशल मीडिया भी तो कम कहीं पीछे तो नहीं रहता? आपको फिर कहूं सलमान भाई, मैं फिर कहूं ये एजेंसियां किन के अंडर हैं? इसी सो कॉल्ड फॉर्म 47 की जो जाली असेंबलियां हैं इनके अंडर है ना। तो जी, जी, ये तो 8 मई के 9 मई के बाद पाकिस्तान में मार्शल्ला का नफाज है। ठीक है। मार्शल्ला से भी बुरे हालात हैं। और जजेस क्या कह रहे हैं? जजेस कह रहे हैं कि अभी जो अब्बास साहब हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज जो हैं, उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात में हम लोगों को बरी किए हैं क्योंकि शहादतें नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हमारे घरों के कैमरे लगा दिए गए। तो मेरे भाई हम तो बार बार कहते हैं कि इस वक्त बेनिफिशियरी कौन है इस निजाम का? यही जमातें हैं जिनको अवाम ने। अच्छा, अब चीफ जस्टिस, अब आप मुझे सर ये बता दें, फिर मैंने सीधा काशिफ साहब की तरफ बढ़ना है। अब चीफ जस्टिस साहब के लिए ये मिसालें काफी है ना कि हाँ उनके दौर में बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हो रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा देखें, अगर पाकिस्तान में जजेस गैर महफूज हैं, सहाफियों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, ठीक है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। अच्छा, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, ठीक है, सारी बड़ी अदालत की है और वो खुश भी है, कह रहे थे कि मुदाखलत नहीं हो रही, वो मुतमईन भी है, कोई मुदाखलत नहीं हो रही, वो मेरे दौर में मुदाखलत हुई नहीं है। ठीक है सर, ये क्या है? अच्छा मैं आ जाता शौकत बस साहब, एक तो मैं आपको खामोश कराना भी बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए क्योंकि आप अंदर से पके हुए इतने बैठे। काशिफ अनवर साहब, मुझे जरा इन्वेस्टमेंट के हवाले से SIFC का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, वजीर आजम के साथ हमने आर्मी चीफ साहब उस पर बैठ गए और हम उसको बहुत प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और हमें पता है कि उसके हवाले से काफ़ी काम भी हो रहा है। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लोकल बिजनेसमैन की क्या हालत है जी, ये बताएं। डॉलर हमें चाहिए, वो डॉलर किस तरह आएगा? देखिए बात यह है कि बिल्कुल SIFC बहुत काम कर रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे जितने दोस्त ममालिक हैं उनको कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बात ये देखने वाली है कि आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त जो है वो परेशान है। आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त मुल्क से छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप, और एक और बात बहुत समझने वाली है कि हमसे ज़्यादा जो दूसरे गैर ममालिक के एम्बेसडर्स और कौंसल जनरल्स हमारे मुल्क के अंदर हैं, उनको हमारे हालात का हमसे बेहतर पता है और उन्हें पता है कि इस वक्त क्या टैक्स की पॉलिसीज़ हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उन्हें ये भी पता है कि कौन कौन इस वक्त मुल्क छोड़ के बांग्लादेश में और दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, चीन कह रहा है, सियासी इस्तेहकाम लाओ, खुदा के लिए लेके आओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, मैं 20 वक्त चैनल पे बैठा हूँ और ये जो हमारा इस वक्त चैनल्स पे बैठ के जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती हैं, सॉरी, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जितने भी लीडर्स हैं, उन्हें एक पेज पे बैठना चाहिए। अगर हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे तो हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सर ओके सर, ओके सर। काशिफ अनवर साहब, लाहौर सदर लाहौर चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी भी चीख चीख के कह रही है प्लीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भी तो थोड़ा सर्टन करें ना। और जब पूरी दुनिया भी कह रही हो, पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया भी ये कह रही हो और पता है कि इनके साथ मिलकर ही पाकिस्तान चलना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो ये एक अहम तरीन मशवरा चीफ जस्टिस साहब से लेके एक एक मकतबा फ़िक्र यही बात कर रहा है। अब फैसला डेफिनेटली पाकिस्तान के सियासतदानों को कहना है और अपनी अना को तोड़ेंगे तो बात होगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।